family, welcome to my channel. Today we do a second lecture on disaster management series. So our today's topic is cold wave. Cold wave, as a name suggests, जो ठंडी हवा होती है, that is a cold wave. So cold wave is a rapid fall in temperature within 24 hours to a level requiring sustainably increase प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सोशल एक्टिविटीज़. सो जो सडन फॉल हो जाता है, यानी कि अचानक से जो ठंडियाँ आ जाती हैं, एक दिन में आपका अचानक से टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर जाना, जो कि जीने सर्वाइव करने के लिए भी मतलब सर्वाइव भी ना कर सको उस टेम्परेचर के अंदर, दैट इज़ अ कोल्ड वेव. It is defined based on the temperature threshold in the region in terms of actual temperature of its departure from normal. So हर एक एरिया का, हर एक जगह का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ डिफरेंट. जैसे कि हिमालयस का जो टेम्परेचर, जो हिमालय वाले स्टेट है उनका टेम्परेचर अगर आप देखो जाए तो वो काफ़ी ठंडीली जगह होती हैं. वहीं जो साउथ की साइड, जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट होती है, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दैट उधर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है. तो हर जगह का टेम्परेचर थ्रेशोल्ड जो होता है ना, थ्रेशोल्ड इज़ दी क्या कहते हैं, एक कैपेसिटी होती है जिसकी बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो दैट वाज एक्सट्रीम. तो हर जगह का एक अपना टेम्परेचर थ्रेशोल्ड होता है. और कोल्ड वेव के अंदर क्या होता है, वो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से भी नीचे चला जाता है. The IMD defines cold wave is defined as a क्विक ड्रॉप. और ये ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे टाइम से होता है, सडन टेम्परेचर में फॉल आता है अक्रॉस अ वास्ट एरिया accomplished by a considerable cooling of the air or the invasion of very cold air. तो वही सीधी सी बात है भाई, कितना खेल रहा है. आईएमडी ने डिफ़ाइन की है, डेफिनेशन इज़ दैट द सडन, जो अचानक से टेम्परेचर गिर जाता है किसी भी एरिया का, दैट इज़ कोल्ड वेव. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, शार्प ड्रॉप, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाना जो कि नोटिसेबल हो. काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे कि ठंड आ गई हो है तो कोहरा पड़ता है, ठीक है. जब कोहरा पड़ता है और ठंड भी बढ़ जाती है तो वो एक होता है शार्प ड्रॉप हो गया. पर जब कोहरा पड़ता है, हल्की हल्की ठंड रहती है, तो दैट वाज अ नॉर्मली कि हाँ भाई ठंड आ गई तो हल्की हल्की ठंड है. पर अचानक से ठंड बढ़ जाना, अचानक से कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाना, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाना, दैट इज़ द शार्प ड्रॉप ऑफ इन टेम्परेचर. ठीक है. एक्सट्रीमली वैल्यूज, स्टीप राइज ऑफ प्रेशर बढ़ जाता है. टेम्परेचर गिरता है तो क्या, प्रेशर बढ़ जाता है. विंड जो स्पीड होती है, यानी कि हवा जो चलती है, ठंडी हवा चलती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है. एसोसिएटेड विद हजार्डियस वेदर, यानी कि ठंड जो को फ्रोस्ट हो जाना, ठंड बढ़ जाना, बर्फ़ जमना, जो स्नोफॉल जिसको हम कहते हैं, और कोहरा पड़ना, दैट इज़ ऑल द क्या कहते हैं, ऐसे सब इंसिडेंट्स होते हैं. ठीक है. आईएमडी क्राइटेरिया फॉर कोल्ड वेव एंड फ्रॉस्ट डिक्लेरेशन, किस आईएमडी किस बेसिस पे डिक्लेयर करता है फ्रॉस्ट है या फिर कोल्ड वेव है. कोल्ड वेव इज़ कंसिडर व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज़ 10 डिग्री सेल्सियस और लेस फॉर प्लेन एंड 0 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली एरिया. अगर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है या फिर उससे कम है प्लेन एरिया में, तो वो उसको हम कहेंगे कि कोल्ड वेव चल रही हैं. और हिली एरियाज़ में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो तब हम कहते हैं कि कोल्ड वेव की कंडीशन है. बेस्ड ऑन द डिपार्चर, कोल्ड वेव नेगेटिव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज़ 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है कोल्ड वेव का. और सर्वियर कोल्ड वेव, यानी कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस, जब ज़्यादा ही कोल्ड वेव होती है तो नेगेटिव टेम्परेचर होता है फ्रॉम नॉर्मल इज़ मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस. बेस्ड ऑन द एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर फॉर प्लेन स्टेशन ओनली, कोल्ड वेव का क्या होता है, व्हेन मिनिमम टेम्परेचर इज़ लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस या लेस या फिर इक्वल. और सर्विव कोल्ड वेव के लिए व्हेन मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या तो 2 डिग्री नहीं 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो या फिर उससे कम हो. फर्स्ट की कंडीशन में, यानी कि जो कोहरा होता है, when the temperature falls below 0 degree Celsius in an area where it is a abnormal phenomena during the Kharif of Rabi session. तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि माइनस में चले जाए,
कब, राबी और खरीफ क्रॉप में तो क्या होता है, फ्रॉस्ट हो जाती है। कोल्ड इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। एयर टेम्परेचर और विंड स्पीड होती है कम्बिनेशन दोनों का। इट इज़ मेजर्ड ऑफ हाउ कोल्ड इज रियली फील्स व्हेन विंड स्पीड इज फैक्टर्ड विथ एक्चुअल एयर टेम्परेचर। इट इज़ मेजर ऑफ हाउ, कैसे कोल्ड इज़ रियली फील्स, यानी कैसे ठंड आपको एक्चुअल में फील हो रही है, व्हेन विंड स्पीड इज़ फैक्टर इन विथ एक्चुअल एयर टेम्परेचर, यानी कि जब हमें ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है ना, जब आपको जो ठंडी महसूस होती है उसके अकॉर्डिंग ये कोल्ड इंडेक्स निकाला जाता है। कोल्ड डिस्कम्फर्ट क्या होता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकली टेम्परेचर, विंड, डायरेक्ट सनशाइन, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कोल्ड डिस्कम्फर्ट सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। कोल्ड इंडेक्स कि कितनी आपको ठंड महसूस हो रही है, बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड होता है। कोल्ड वेव इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोल्ड वेव कैसी हैं? आर लोकलाइज्ड सीजनल फिनोमिना। ये हर इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में, हर इंडिया में नहीं, एक इंडिया में पूरी जगह एक जैसा नहीं होता। लोकलाइज्ड है यानी कि सीजनल, यानी कि नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, ऐसे होता है। लोकलाइज सीजनल फिनोमिना दैट ऑकर्स, होता पूरे इंडिया में है एक्सेप्ट इन द सदर्न रीजन। सदर्न रीजन में ऐसा बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि सदर्न एरिया में ना जो टेम्परेचर होता है इट ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर। उधर ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, उधर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि ओशन है। फ्रॉम नवंबर टू मार्च several station in the core cold wave zone experience a significant number of cold wave and surface। नवंबर टू मार्च में कुछ स्टेशन होते हैं जो कि अंडर आते हैं कोर कोल्ड वेव जोन के अंदर, तो वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कोल्ड वेव को और सब कोल्ड वेव्स को। हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी दिखती है दिसंबर टू जनवरी, जो कि नॉर्मली इंडिया के अंदर काफ़ी ठंड का मौसम रहता है। कोर कोल्ड वेव जोन कौन से हैं? 17 इसके अंदर स्टेट्स और यूटी आती हैं। पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना। ये 7 स्टेट और यूटीज आती हैं किसके अंदर? कोर कोल्ड वेव जोन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोल्ड वेव नवंबर टू मार्च में देखने को मिलती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है दिसंबर और जनवरी के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड वेव हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। कॉज किस वजह से होती है? वो होती है जब ठंडियों का सीज़न होता है विंटर मंथ में, आफ्टर द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको समझाऊं तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से आ रही होती है वेस्ट साइड से, वो बहुत ठंडी हवा लेके आती हैं, बट ड्यू टू द अरावली क्या कहते हैं, अरावली की वजह से वो ना ज़्यादा सेंट्रल इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, वरना अगर वो सेंट्रल इंडिया में एंटर कर जाए तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाए। देखो, ड्राई एंड कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स एंटर इनटू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मैंने कहा ना एंटर होती हैं, पर अरावली, अब तो अरावली की क्या हाइट और भी ज़्यादा छोटी हो गई है, तो जिस वजह से कुछ विंड तो अंडर एंटर करती हैं, इसलिए अब ठंड बढ़ने लग गई है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ अ डिक्रीज इन अ मिनिमम टेम्परेचर इन दिस रीजन, ओकेशनली लीडिंग टू द कोल्ड वेव कंडीशन। तो जाहिर सी बात है, ठंडी हवा आएंगी तो टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गई, और क्या जनरेट होंगी? कोल्ड वेव की कंडीशंस जनरेट होंगी। द मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द कोल्ड वेव कंडीशन इन इंडिया आर, मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट जो विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स, उनकी वजह से होता है। और जो मेजर फैक्टर्स हैं कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ रिज, an extended area of relatively high atmospheric pressure in the jet stream over northwest Asia। नॉर्थ वेस्ट एशिया के ऊपर क्या होता है? जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ सरफेस हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे क्या होता है? हाई प्रेशर बनता है। देखो, अगर लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है कि ठंडी के दौरान हवा क्या होती है? ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड पे वो नीचे नीचे रहती है, ऊपर हवा उड़ मतलब ऊपर नहीं जा पाती, हाई प्रेशर नहीं बनता, इसलिए लो प्रेशर वहाँ पे
नहीं, हाई प्रेशर बनता है, लो प्रेशर होता तो वो हवा ऊपर चले जाती, हल्की होती है। हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा भारी होती है, क्योंकि हवा ठंडी है इसलिए वो सरफेस पे ही रहती है, इसलिए ठंडी, इसलिए कोल्ड वेव्स भी चलती हैं। मूवमेंट ऑफ अ कोल्ड एयर मासेस ड्यू टू द अपर लेवल विंड्स। अपर लेवल पे क्या होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती हैं, इस वजह से भी कोल्ड वेव्स आती हैं। स्ट्रांगली वेस्टर्नली वेव्स अप्रोचिंग नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया एक्ट एज अ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, इंटेंसिफाई विंड्स एंड कैरी कोल्ड एयर साउथ ईस्टवर्ड। वही मैंने बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट के साइड से हवा आती है, एक तो वो भी फैक्टर है, और दूसरा क्या था, इंटेंसिवली विंड दैट कैरी कोल्ड विंड साउथ ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ जो ठंडी हवा आती है वो भी किस तरफ जाती है, वो भी नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया की तरफ जा रही होती हैं। एक्सटेंसिवली स्नो कवर ओवर हिमालय के ऊपर, तो वैसे ही बर्फ़ जम जाती तो फिर उसकी भी ठंडी हवा आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ज्योग्राफी का एक मेजर फैक्टर है कोल्ड वेव को लाने में लिए, और वो तो हमारे हिमालय आ जाते हैं, इस वजह से जो साइबेरिया की ठंडी हवा होती है ना, वो हमारे एंटर नहीं कर पाती सेंट्रल पार्ट के अंदर इंडिया के। अगर वो भी हो जाए, मतलब हिमालय ना हो और वो एंटर हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वेव, अब हमने देख लिया आती कैसे, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो पहले बात हेल्प ही होगा, लोगों की जनसंख्या कम होगी, मतलब डेथ ज़्यादा हो जाएगी, रोग ज़्यादा लगेंगे उनको ठंडी की वजह से, तो ये ऐसा होगा। दूसरा होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, जो लैंड, मतलब कि हर एक क्रॉप को उगाने के लिए एक सूटेबल लैंड चाहिए होता है, एक सूटेबल टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए होता है। अगर ठंड ज़्यादा रहेगी तो जो हमारे हमने क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन की हैं वो ख़राब हो जाएंगी ठंड की वजह से। लाइफ स्टॉक पे एनिमल्स जो होते हैं वो बेचारे मर जाएंगे, ठंडी ज़्यादा होंगी तो उनको फीड वगैरह अगर उनको अच्छे से नहीं मिला, उनको शेल्टर नहीं मिला रहने के लिए, तो ठंड में रहेंगे तो भैया वैसे ही उनकी जान चली जाएगी। फिशरीज, ज़्यादा ठंडा पानी होगा तो ऊपर की जो लेयर होती है ना समुंदर की या फिर लेक रिवर की, वो क्या जम सी जाती है, जिसकी वजह से ना सनलाइट पास नहीं हो पाती और नीचे पानी बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिश वगैरह होती हैं वो मर सकती हैं। और कार्ब्स, जो इंडियन फिशरीज़, और फिशरीज़ तो है नुकसान, दूसरा जो कार्ब्स होते हैं ना केकड़े, उनके लिए बहुत नुकसानदायक रहती है। ट्रांसपोर्ट, लेक वगैरह क्या होता है, जम जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट भी देखो तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है जब आपकी ठंडी कोहरा वगैरह रहता है ना तब। एनर्जी, कोल्ड वेव एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है, स्पेशली इन हिली रीजन्स में, पहाड़ वगैरह वाले इलाके में। लाइवहुड, जो वेंडर्स हैं, जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए तो भैया इतनी ज़्यादा अगर ठंड बढ़ जाएगी तो उनकी तो जान चले जाएगी। तो ये सब इम्पैक्ट है। कोल्ड वेव अर्ली वार्निंग इन इंडिया क्या है, इंडिया रिकोनाइज कोल्ड वेव एज अ डिज़ास्टर इन 2012। इंडिया ने तब रिकोनाइज किया है कि ये एक डिज़ास्टर है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप फॉर कोल्ड वेव अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्ट। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे फोरकास्ट एंड वार्निंग फॉर द वेदर रिलेटेड हजार्ड्स इंक्लूडिंग कोल्ड वेव। तो हम लोग ने क्या कर दिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही सूचित करना शुरू कर दिया कि भैया अब जैसे कि ना, अब ये इस साल यानी कि 2025 में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि ला लीना की कंडीशन है। तो ऐसे क्या होता है, इंडियन फॉरकास्ट पहले से ही बता देते हैं भैया बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, अपना अपना इंतज़ाम करके रखें। रियल टाइम इंटरेक्टिव मैप फॉर टेम्परेचर एंड कोल्ड वेव ऑन GIS प्लेटफॉर्म्स, तो मैप डाल दिया जाता है कि कहाँ ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, क्या कंडीशन है, तो वो सब चीज़ें पहले से बता दी जाती है, ताकि जो लोग हैं अपना जुगाड़, अपना इंतज़ाम, अपने खान पीन का, जो बाहर रह रहा है वो अपने घर चले जाए, मतलब ऐसा वो करके रखेगी भैया ठंड ज़्यादा होने वाली, तो आप देख लो, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओवरऑल मैनेजमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वो ओवरऑल मैनेजमेंट करती है। कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, मतलब जैसे ही कोई भी डिज़ास्टर हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई वगैरह वगैरह, उन सबको मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो क्रॉप वगैरह डैमेज होगी उसकी कंपनसेशन देने में ये वाली मिनिस्ट्री काम आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी एनिमल से रिलेटेड कंपनसेशन देना तो वो ये वाली मिनिस्ट्री देखती है। चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट रिलीफ कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज। स्पेशल प्रेस एनर्जी वेयर एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्व कोल्ड वेव्स कंडीशंस ओवर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। स्पेशल प्रेस रिलीज मतलब हाँ, स्पेशली प्रेस रिलीज़ करवाई जाती है, नहीं कि इन्फॉर्मेशन मीडिया में दी जाती है कि भैया यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोल्ड वेव्स के बढ़ने की। जैसे जो हिमालय वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उस वाले इलाकों में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब वाले इलाकों में पहले ही आपको बता दिया जाता है कि यार ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बच के रहें। मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स फॉर कोल्ड वेव डे मॉनिटरिंग किया जाता है, फोरकास्ट करवाई जाती है, काफ़ी सब चीज़ें मतलब है जो करी जाती है। अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं, काफ़ी जगह स्कूल्स मतलब काफ़ी जगह के हर जगह स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है। अगर ग्रीन अलर्ट है तो यानी कि नॉर्मल डे है, मिनिमम टेम्परेचर है, नॉर्मल रहेगा सब कुछ। येलो अलर्ट है तो फिर बी अपडेटेड, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। कोल्ड वेव अलर्ट है यानी कि ठंड बढ़ सकती है, और जो कि चलता है 2 दिन तक ऐसा हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट है तो मतलब कि सेवियर कोल्ड वेव है, इसमें आपको बचने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। ये 2 दिन चल सकता है, फिर 2 से 3-4 दिन तक तो चल सकता है। रेड अलर्ट है यानी कि आपको, रेड अलर्ट तो वैसे भी हर जगह डेंजरस ही होता है, तो भैया अपने घर में बने रहें, कंबल वम्बल ओढ़ के रहें। ये चल सकता है 6-7 दिन तक, ऐसा होता है। चैलेंजेस क्या है इन कोल्ड वेव मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो है लोकलाइज नेचर। कोल्ड वेव एंड फोर्स्ट इवेंट आर हाईली लोकलाइज्ड, often affected specific region within a state. Given this geographical variability, a one size fit all natural plan may not effectively address the unique challenges each region faces. तो ये क्या होता है, ये ना जो कोल्ड वेव है ना, ये क्या है, रीज़न पे मतलब रीज़न स्पेसिफिक है, लोकलाइज्ड है ना, लोकलाइज वेव है ये, तो ये रीज़न स्पेसिफिक होते हैं। लगे जैसे कि हमने जो ट्रीटमेंट पंजाब के इलाके में किया इस कोल्ड वेव को डील करने के लिए, वो सेम ट्रीटमेंट आप हिमाचल वाले इलाके में नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह का कोल्ड वेव की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा है लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। मतलब लोगों को लगता है ठंड बढ़ गई तो ठीक है, ठंड बढ़ी है बस कपड़े वपड़े पहन लो, नहीं, ठंड बढ़ती तो उसकी काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के फंक्शंस करने में भी काफ़ी सारी दिक्कत आती है, काफ़ी सारे लोगों को ठंड में सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे ना आपको समझने की ज़रूरत है कि ये केवल ऐसा नहीं कि ठंड बढ़ गई कोई बात नहीं कपड़े पहन लेते, देयर मस्ट बी अ प्रोटेक्शन दैट यू नीड टू टेकन। क्लाइमेट चेंज, अब जैसे कि चेंजिंग वेदर पैटर्न ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू द अनप्रेडिक्टेबल कोल्ड वेव ऑकरेंस। अब इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे इंडिया मतलब पूरे देश में, पूरे अर्थ पे, तो उस वजह से पता ही नहीं चलता कि अनप्रेडिक्टेबल हो चुके कुछ भी चीज़ें। ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, क्लाइमेट चेंज के चक्कर में इतनी ज़्यादा चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, जहाँ हम सोचते थे वहाँ गर्मी रहेगी, वहाँ पे ठंड पड़ने लग गई है, बारिश होने लग गई है, तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सी होती जा रही हैं चीज़ें। सोशो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी, मतलब जो शेल्टर्स, मतलब जो पुअर्स लोग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनको रिसोर्स देना, उनको शेल्टर में रखना, वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, तो हर किसी को हम नहीं रख सकते ना, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एवरीवन अ शेल्टर, तो ये भी एक चैलेंज है। NDMA guidelines for preparation of action plan prevention and management of cold wave and force 2021. The guidelines aim to facilitate state to prepare their cold wave action plans by providing insights into various aspects related to cold wave risk reduction. प्लान का क्या काम है, पहले ये देखो, ये तो प्लान बता दिया कि कोल्ड वेव एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, इसका काम क्या, इसका एम क्या, इट help in mobilization of stakeholders and coordination among various ministries departments.
क्या करता है, मोबिलाइजेशन यानी कि कोऑर्डिनेट करके रखता है काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं डिपार्टमेंट से के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, फॉर मिटिगेशन द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वेव्स, कि हम कोल्ड वेव से कैसे बच सकते हैं, कैसे उससे लड़ सकते हैं। उसे रोक तो सकते नहीं है, पर इसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, लाइफ्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जानवरों को, और जो लोग उससे ज़्यादा वर्नेबल हैं, मतलब वो जल्दी अफेक्ट हो जाएंगे, उनको कैसे बचा सकते हैं। तो NDMA ने सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्नेबल एरिया, जो एरिया जल्दी उस चीज़ की चपेट में आ सकता है उसको आइडेंटिफाई करना, एंड प्रिपरेशन फॉर विंटर एक्शन प्लान कवरिंग ऑल सेक्टर्स। और जैसी ठंड आने पर आपको ना बस हर चीज़ के लिए एक प्लान होना चाहिए, जैसी ठंड आने वाली उसका क्या प्लान है, कि क्या 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 स्टेप्स लेते हो आप, जैसी गर्मी आने वाली उसका क्या प्लान है, जैसी बारिश आने वाली उसका क्या प्लान है। हर एक चीज़ का प्लान होना चाहिए पहली बात तो, तब जाके आप कुछ भी चीज़ को सुधार सकते हो। तो ठीक वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ऐसे कौन से एरियाज जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जहाँ पे कोल्ड वेव्स आती है, जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जहाँ पे सुनामी ज़्यादा आती है, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा है, तो वह आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें तो खैर कोल्ड वेव का करना है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है, प्रिपरेशन करनी है कि भैया अब ये चीज़ आने वाली है, इसमें हम ये मिटिगेशंस ले सकते हैं। टाइमली डिसमेंटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो भी जब भी ऐसा आपको लगता है, क्योंकि हमारा क्या है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पहले डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई भी चीज़ आती है, इतना हमारे पास सुविधा है। तो जब आपके पास डिटेक्ट हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही अवेयर करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंश्योर एडुकेटिव फूड सप्लाई, आपके पास इनफ हो, ड्रिंकिंग वाटर इनफ हो, फ्यूल मेडिसिन सब कुछ आपके पास हो, इनफ हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोल्ड वेव की वजह से आपकी फसल ख़राब होगी और प्रदेश में खाना ही ना हो। तो दे मस्ट बी अ स्टोरेज ऑफ एवरीथिंग, वेल प्लेन्ड आउट एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ डे एंड नाइट शेल्टर फॉर होमलेस, जो जिनके पास घर नहीं है उनके पास कम से कम सुबह और रात में रुकने के लिए जगह तो हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड जो पड़ती है वो रात से लेके जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त टाइप होता है ना, सॉरी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वहाँ तक वो ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ के उस उतने टाइम तक के लिए तब कम से कम आपके पास कोई शेल्टर हो उन होमलेस लोगों के लिए। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि मेरा टाइम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए, अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो वो कम से कम हेल्प करके किसी को बुला तो ले। और पावर सप्लाई होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि ऐसा ना हो कि भैया घर में इंसान बंदा है, उसके पास पावर सप्लाई नहीं है, वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, किसी को बुला नहीं पा रहा अपनी मदद के लिए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या मिटिगेशंस मेथड ले सकते हो, कि थर्मल इंक्लूशन बाय एप्लीकेशन ऑफ लोकल अवेलेबल ऑर्गेनिक मल्चेस, ऑर्गेनिक जो मल्चेस हैं वो आप प्रोवाइड करो, वो आप अपने लैंड वगैरह पे इस्तेमाल करो। कल्टीवेशन ऑफ कोल्ड फोस्ट रेसिस्ट प्लांट, ऐसी क्रॉप्स को उगाओ जहाँ पे कोल्ड वेव की ज़्यादा समस्या है, तो ऐसी क्रॉप को उगाओ जो कि ये रेसिस्ट कर सके, मतलब कोल्ड वेव आ रही है तो उससे लड़ सके, उसको उसके साथ ऐसा ना हो कि आपने उगाई है कुछ भी, सपोज आपने राइस उगाई, जस्ट फॉर द एग्जांपल आपने राइस उगाई, पर वो रेसिस्टेंट ही नहीं कर सकते, मतलब जो कोल्ड वेव आ रही है उसके साथ अगर उस वो आई तो राइस की जो सीड वही ख़राब होगी, तो ऐसा नहीं चाहिए। ऐसी क्रॉप्स उगाए जो उनसे लड़ सकें। एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड केमिकल्स टू इन्हांस रेसिस्टेंस ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, तो कुछ ऐसे केमिकल्स होने चाहिए कि वो लड़ सकें, कि कोल्ड वेव आ रही है तो ऐसा ना हो कि वो लड़ने से पहले ही हार गए, तो लड़ सके, रेसिस्ट कर सके उस चीज़ को। प्लांटिंग ऑफ विंड ब्रेक शेल्टर्स लगाओ, ठीक है, होता है। जैसे कि ना हम क्रॉप को भी कुछ ऐसे पैटर्न में लगाया जाता है, क्रॉप्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो सॉइल इरोजन नहीं होता और जो विंड्स आती हैं ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती क्रॉप्स को, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्शंस लेने होते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। हेल्थ की फील्ड में आप क्या कर सकते हो, डिटेल एक्शन प्लान होना चाहिए कि कैसे कोल्ड वेव के इलनेस वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए। स्पेसिफिक हेल्थ अडेप्शन प्लान होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस एंड रिस्पॉन्सेज प्लान फॉर क्लाइमेट सेंसिटिविटी डिजीज़। एक्स्ट्रा केस
एक्स्ट्रा केस फॉर वर्नेबल ग्रुप, जो वर्नेबल होते हैं ना उनके लिए तो आपको और जल्दी तैयार रखने चाहिए आपके डॉक्टर, आपकी मेडिकल किट्स, आपके मोबाइल हॉस्पिटल्स। अवेयरनेस कैंप होने चाहिए कि लोगों को पता हो कि ऐसे जब सिचुएशन आ जाए तो आपको फर्स्ट एड कैसा कैसा लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। देन एनिमल हस्बेंड्री वाले को क्या करना है, इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक। हाँ, जो उनके जानवर हैं उनको भैया आपको अच्छा खाना खिलाना, ताकि वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, सबसे बड़ी बात, ताकि वो लड़ सकें इस ठंड की हवा से। फिर आपको ब्रीड जो होती है एनिमल की, काफ़ी सारी ब्रीड होती है, तो वो ब्रीड ऐसी चूज़ करनी है जो कि ठंड में चल सके। मतलब कि क्या होता है, जैसे डॉग्स की मुझे पता है, तो डॉग्स की जो ब्रीड होती है, जैसे हस्की वगैरह जो डॉग होते हैं, वो ठंड के इलाके में, जर्मन शेफर्ड, हस्की, वो ठंड के इलाके में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। वहीं गर्मी के इलाके में उनको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो देसी होते हैं वो तो हर जगह ही जिंदाबाद है। तो क्या 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 मतलब है कि जो ब्रीड हो ना वो ऐसी लो जो ठंड में सर्वाइव कर सके, ठंड को झेल सकें। हाई क्वालिटी आप उनको फूड, फोरेज और पोस्टेज दो। जो उनकी खुराक रहती है, जो उनका चारा होता है, वो अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और उनके लिए जो शेल्टर बनाओ वो अच्छी तरह से बनाओ, ताकि वो अच्छे से ढके रहें। जब गर्मी में भी जब हीट वेव आती है तो उनके लिए कूलर, एसी जो भी लगाया जाता है वो सब लगाओ, ताकि आपके जानवर बचे रहें। नहीं है तो भैया सरकार कैसे, यूपी सरकार क्या होती है, जो भी कोई गाय पालता है या फिर गाय रखना चाहता है उनकी सेवा के लिए, तो यूपी सरकार उनके लिए पैसे देती है वो। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो तो उसमें से आप पैसे यूज़ करके आप किसी बाहर वाले जानवर के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। होमलेस और अर्बन पुअर के लिए क्या है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लिया जाए, जैसे कि कहीं पे को ज़्यादा ठंड हुई तो वहाँ से उनको कुछ टाइम के लिए डिस्प्लेस करके कुछ ऐसी विंटर गर्म वाली जगह पे ले जाया जाए। एडिशनल मैनेजमेंट करा जाए ड्यूरिंग विंटर एक्शन प्लान के दौरान। और उनको हो सके तो रोड साइड से हटा के शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसको रेस्क्यू प्रोग्राम के अंदर ये सब आता ही है। जैसे कि कनाडा में क्या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वैसे। एक्सट्रीम कोल्ड रिस्पॉन्स प्लान क्या है कनाडा का, दिस प्लान इन्वॉल्व्स मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन और फोकस ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम। मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन है और किस पे फोकस कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे। पब्लिक को अवेयरनेस है और प्रोवाइड इमरजेंसी शेल्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और टारगेटेड सपोर्ट फॉर वर्नेबल पॉपुलेशन सच एज होमलेस और एल्डर्स। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास घर नहीं है तो वो लोग घर प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट घर ना तो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में चियागो हीट एंड कोल्ड वेव इमरजेंसी प्लान, इस प्लान में क्या इंक्लूड है, कॉम्बैक्ट एक्सट्रीम कोल्ड वेव बाय एक्टिविंग वार्निंग सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग emergency kits and blanket for cold weather suppliers, conducting outreach of vulnerable population, coordinating with local agency and ensure effective response and communication during cold wave emergencies। तो देखो हर जगह क्या होता है ना, अपने अपने प्लान्स बना रखे, पर हमें इन प्लान से सीखने की ज़रूरत है और इनकी जो अच्छी चीज़ है ना वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी डेथ वगैरह जो होती है ना वो बेसिकली कम हो जाए। सरकार का काम है क्या, सरकार का काम यही है सबसे पहले तो वो जो इस देश जिसमें की वो सरकार, जिस देश की वो सरकार है, उसके देश के लोगों के बारे में सोचना उसका काम है, अपने बारे में तो बाद में सोचे। बहरहाल ये होता है आपका कंप्लीट कोल्ड वेव का डिज़ास्टर, जो कोल्ड वेव से डिज़ास्टर होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन का, और ऐसे करते 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 हम काफ़ी अलग अलग डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अलग अलग वीडियो में। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।